अरिहंत के जो एनसीईआरटी नोट्स हैं उसमें आज ये दूसरा वीडियो होने वाला है। इसमें मैंने पहले एक वीडियो दिखा दिया था जिसमें आपको मात्रक एवं मापन फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आज हम देखेंगे फिजिक्स में ही सेकंड पार्ट है इसका, गति का, जिसमें इसमें जितना भी फैक्ट होगा वो सभी कवर करेंगे। ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी है, 6th-12th की है। इसमें आपको एनआरएस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और जो तमिलनाडु के उसके भी फैक्ट मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप अगर यूपी टेट देने वाले हैं 6 to 8 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये गति जो है इसमें आपके एनसीईआरटी 6 का 7 चैप्टर है, 7 का 9 चैप्टर है, 9 का 7वां चैप्टर है और 11 का 2nd चैप्टर है। चैप्टर 3 समतलमय गति, तमिलनाडु बोर्ड की 9 और 10 और प्लस एनआईएस, यानी सभी के फैक्ट इसमें आपको मिलेंगे। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बुक है, एनआईएस की है, सॉरी अरिहंत की बुक है। तो इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूँगा और आप देख सकते हैं। बाकी अभी फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद में केमिस्ट्री कराना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान में रहती है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना आदि जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं हैं, इसे मोशन कहते हैं, यानी गति। इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगा भी गतिमान अवस्था में ही रहती है। या पृथ्वी जो हमारी वो भी गतिमान में ही रहती है, बस हमें पता नहीं चलता। देखिए, विराम तथा गति क्या होती है। यदि वस्तु किसी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की स्थिति विराम यानी रेस्ट अवस्था में होती है। जैसे मेज पर रखी कोई वस्तु है, ठीक है, लेकिन मेज पर रखी हुई वस्तु है, इस पर संतुलित जो बलों का है वो इसमें कार्य कर रहा है, संतुलित बल इसमें कार्य कर रहे हैं, इस वजह से ये विराम में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है एनसीईआरटी में। देखिए, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे मोशन कहते हैं, यानी गति कहते हैं। अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो विराम में, अगर परिवर्तन हो रहा है तो मोशन में। जैसे गतिशील व्यक्ति है, बहता जल है, आकाशीय पिंड है। यदि हम चलते हुए रेलगाड़ी में बैठे तो हम रेलगाड़ी अथवा उसमें बैठे अन्य व्यक्ति के सापेक्ष विरामावस्था में होंगे, परंतु रेलगाड़ी के बाहर खड़े व्यक्ति को के सापेक्ष क्या होंगे, हम गतिशील होंगे। इस प्रकार गति तथा विरामावस्था एक दूसरे के आपेक्षिक यानी कि रिलेटिव संबंध रखते हैं। एक ही वस्तु की प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर के विरामावस्था में हो सकती है, जबकि दूसरे प्रेक्षक के लिए गति अवस्था में हो सकती है। जैसे कि गति के कितने प्रकार होते हैं। ये गति जो होती है इसके देखिए, पहला है सरल रेखीय गति, जो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे ट्रेन चल रही है या सीधी गति में जो ट्रेन चलती है उसको सरल रेखीय गति कहेंगे। पेंडुलम होता है वो भी सरल रेखीय गति में कार्य करता है। देखिए, वृत्तीय गति जिसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु की गति क्या कहलाती है, गति जो होती है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन होती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ठीक है, और जैसे अपने पृथ्वी के आसपास जैसे चंद्रमा का घूमना, इस तरीके से। घूर्णन गति क्या होती है, रोटेशनल मोशन होता है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तब वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे आपने लट्टू नचाया होगा छोटे में, तो ये लट्टू जो है आपकी घूर्णन गति में है, रोटेशनल मोशन कहलाता है। फर्श पर गति करती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। जो फर्श पर गति करती हुई जो गेंद होती है वो एक साथ में घूर्णन भी करती है, ठीक है, और सरल रेखा में भी चलती है। जैसे पृथ्वी हमारी दो प्रकार की गति करती है, ठीक है, एक अक्ष पर करती है और एक वो सूर्य के आसपास घूमती है, ठीक है। देखिए, आवर्त गति किसे कहते हैं, ऑसिलरी, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इस गति को क्या बोलते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना। अब जैसे झूला झूलते हैं तो बच्चे की गति क्या होती है झूला में, इसी तरीके से पेंडुलम भी होता है, तो ये आवर्त गति में आता है। सितारे की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों की गति होती है, इस तरीके से। गति संबंधी मूलभूत पद जो है, देखिए, किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है, जिसे मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। इस बिंदु का चुनाव स्वैच्छिक होगा। जैसे बीच में 0 मानते हैं और इसमें जब राइट साइड चलेंगे तो प्लस में जाएगा और लेफ्ट साइड में माइनस में चलेगा। मूल बिंदु पर कण की स्थिति होती है x बराबर 0 होती है, याद रखिएगा। ये लाइन जो नंबरिंग होती है इसी तरीके से होती है, लाइन नंबर। अगला देखते हैं दूरी। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं।
इस जिसे डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। विस्थापन और डिस्टेंस में अंतर होता है, अभी मैं आपको बात बताऊंगा। ये एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें कोई दिशा नहीं होती है। गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान सदैव बढ़ता है, इसका मात्रक मीटर होता है। माना कोई वस्तु जो है मूल बिंदु जीरो से अपनी गति प्रारंभ करती है और पहले वह वस्तु बिंदु सी तथा बी से गुजरती है, ए बिंदु पर पहुंचती है, फिर वह वस्तु पुनः सी पर वापस आ जाती है। जिस तरीके से जो आप इन सबको जोड़ेंगे, ओ ए प्लस ओ सी, तो 60 प्लस 35 95 किलोमीटर हो गया। दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर यंत्र का यूज होता है और ये टेट में बहुत बार पूछा गया है। ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है और दूरी मापने के लिए ओडोमीटर होता है। काफी कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। अगला देखिए विस्थापन। अब देखिए विस्थापन किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम अंतिम जो स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, वस्तु का विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो दोनों में अंतर समझिए, जो दूरी होती है वो एक सरल रेखा में होती है, ठीक है। और मतलब आपने एक दूरी, जैसे यहाँ के बीच की दूरी निकाल ली है, तो वो आपका दूरी हुआ। विस्थापन क्या हुआ, जैसे कोई भी जो दूरी है प्राथमिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम जो स्थिति होती है, जैसे मान लीजिए गोला है ये, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से मान लीजिए चले और वापस वहीं पे आ गए, तो विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि वहां से विस्थापित हुए ही नहीं। तो यहाँ पे विस्थापन होगा, यहाँ पे दूरी भी होगी, लेकिन यहाँ ये आपका सर्कल है, इसमें आपका केवल विस्थापन 0 होगा और दूरी जो होगी वो जैसे 2πr हो गई, ठीक है, क्योंकि ये पेरीमीटर हो जाएगा ना इसका। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया अच्छे से, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसमें से ओ बी का मान निकाला गया 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर निकाला गया, जबकि उसके द्वारा तय की कुल दूरी कितनी है, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। ऐसे दिखाया जाएगा पूरी अगर दूरी देखें तो ये दूरी निकली है। मान लीजिए यहाँ से चालू किया ओ से और हम बी तक गए, ठीक है। तो पूछेगा दूरी कितनी है, तो हम 3 और 4 7 जोड़ेंगे, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन जो सबसे नजदीक हो, तो ओ बी यानी कि आपका आएगा 5 किलोमीटर। तो आप समझ गए, ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है, पूछा जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने घर से दफ्तर 10 किलोमीटर जाता है और फिर वापस आता है, तब इस व्यक्ति का जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा, क्योंकि वो विस्थापित हुआ और वापस आ गया, ठीक है। तो विस्थापन वहाँ पे शून्य है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का जो सबसे नजदीकी डिस्टेंस होता है वो शून्य होगा, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी, 10 + 10 20 किलोमीटर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे विस्थापन दूरी में अंतर दिया गया है। तो देखिए गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होती है, लंबाई होती है, उसे दूरी कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये विस्थापन की परिभाषा होगी। अब दूरी में देखिए गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान ऋणात्मक तथा शून्य नहीं हो सकता, अर्थात दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन देखिए गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। अगला देखिए, ये जो दूरी है ये पथ की आकृति पर निर्भर करती है। विस्थापन क्या है, ये पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। अगला देखिए, एक समान गति और असमान गति, इसमें बहुत पूछा जाता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होते हैं उसके बारे में कई क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक समान गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु एक नियत समयांतराल में नियत दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे यदि कोई बस 1 घंटे में 50 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तब बस की गति क्या होगी, एक समान गति कहलाएगी, मतलब एक समान गति से चल रही है। असमान गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, असमान कहलाती है, असमान गति। जैसे मान लीजिए एक कार का भीड़ वाली गलियों से गुजरना तथा मनुष्य का पार्क में टहलना, ठीक है, दोनों में अंतर है, असमान गतियां हैं। अब देखिए चाल क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी एक सेकंड में एक समयांतराल में जो दूरी तय की गई उसे क्या होते हैं, चाल होते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और ये क्या है, एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड है। तब वस्तु की जो चाल होती है सदैव धनात्मक होती है, याद रखिएगा। चाल और वेग में भी अभी आपको बताएंगे अंतर क्या होता है। अब चाल के प्रकार क्या होते हैं, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। कोई वस्तु जब समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। असमान चाल क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कोई वस्तु जब समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो चाल असमान समयांतराल कहलाती है। औसत चाल देखिए, औसत चाल क्या होती है, वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय अवधि द्वारा का अनुपात जो होता है वो औसत चाल कहलाती है। औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। यदि वस्तु की समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल जो होगी v = s/t हो जाएगी। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है और उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है।
कार पूरे समय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी, कुछ समय ये इससे अधिक तो कुछ समय से कम भी चली होगी। ये औसत चाल का परिभाषा होगी, ठीक है। अब ताक्षणिक चाल क्या है? देखिए, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की ताक्षणिक चाल कहते हैं। अगला देखिए, वेग में और दूरी में क्या अंतर है? वेग और चाल में क्या अंतर है? देखिए, गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग यानी वेलोसिटी कहते हैं। जो विस्थापन होता है वो वेग के इसका होता है। देखिए, वेग इक्वल होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समानांतराल। जैसे आपका वेग था, जो आपका चाल है वो क्या है? गतिज राशि है, ठीक है। वेग क्या हो जाएगा? एक निश्चित दिशा में, यानी कि ये एक सदिश राशि हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कितना अंतर है। वेग एक सदिश राशि है, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। मात्रक सेम रहेगा। यदि वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तब वस्तु की चाल या गति की दिशा दोनों बदल जाती है। अब ये वेग के प्रकार क्या है? एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग। देखिए, एक समान वेग, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समय वेग कहलाता है, एक समान वेग। असमान वेग, देखिए, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। नेक्स्ट है औसत वेग। किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समयांतराल से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। जैसे औसत वेग इक्वल होता है कुल विस्थापन बटे समयांतराल। अब देखिए, यदि वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है तो औसत वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, यानी u प्लस वी अपॉन 2। प्रारंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग v होता है, इसे डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, ताक्षणिक वेग क्या है? किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। अब देखिए, इसमें अंतर देखते हैं, चाल और वेग में अंतर। जैसे दूरी और विस्थापन में देखा था, क्योंकि चाल क्या है? गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग क्या है? एक एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं, याद रखिएगा। विस्थापन जो सबसे छोटी दूरी होती है उसे विस्थापन बोलते हैं। चाल एक अदिश राशि है और वहीं वेग क्या है? एक सदिश राशि है। चाल किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिणाम के बराबर अथवा अधिक हो सकती है। वेग क्या है? वेग का परिमाण चाल से अधिक नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वेग का जो परिमाण है चाल से अधिक नहीं हो सकता है, कम ही रहेगा। औसत चाल क्या होती है? नियत रहती है, लेकिन औसत वेग नियत नहीं रहता है, ये शून्य भी हो सकता है। चाल का मान सदैव धनात्मक होता है, ये बताया था मैंने। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, जैसे विस्थापन था उसी तरीके से। अब देखिए, वेग में परिवर्तन की दर यानी त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे। गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण इक्वल टू क्या होगा? वेग बटे दिया गया समय। दर मैंने समय, तो दर में जो परिवर्तन होता है उसे वेग कहते हैं, वेग की परिवर्तन की दर। यदि वस्तु का वेग प्रारंभिक u है और समय t में बदलकर v हो जाता है तो v a इक्वल हो जाएगा v माइनस यू बटे टी। याद रखिएगा, यहाँ पे आपने u प्लस वी किया था और यहाँ पे हो जाएगा u माइनस वी माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो देखिए, त्वरण एक सदिश राशि है और SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तथा इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाएगा, अर्थात यदि गतिशील वस्तु के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है तो वस्तु का त्वरण जो होता है सदैव धनात्मक होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए, पृथ्वी की ओर आती हुई वस्तु का वेग बढ़ता जाता है तथा वेग की विपरीत दिशा में वस्तु का वेग ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो वस्तु का त्वरण जो होगा ऋणात्मक होगा। इसे मंदन यानी रिटेंडेशन कहते हैं। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का वेग घटता जाता है। तो देखिए, त्वरण के प्रकार, इसमें भी एक समान और असमान और औसत देखना है। तो एक समान त्वरण क्या है? यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है तो उस पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाएगा। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की गति में उत्पन्न जो त्वरण होगा वो एक समान त्वरण होगा। असमान त्वरण क्या है? यदि समान समय अंतराल में किसी पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। उदाहरण के लिए, सड़क पर वाहनों की गति। नेक्स्ट है औसत त्वरण। किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। ताक्षणिक त्वरण, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। अगला देखिए, एक समान त्वरित गति के समीकरण। कोई वस्तु सीधी रेखा में
एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समांतराल में समीकरणों द्वारा वेग, त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित किए गए। तो ये फॉर्मूले 3 हैं, अब रट लीजिए इसे, बहुत पूछा है। वेग समय का संबंध v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है और समय के बीच में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब इसमें से पक्षांतर करके कुछ भी निकाल सकते हैं और इसमें आपके बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यू प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है और t में सेकेंड में चलेगी दूरी, तो s इक्वल टू होता है u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो एक और टी स्क्वायर की जगह होता है 2t माइनस 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन समीकरण क्या होगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच होगा। क्या लगेगा, इसमें ए था, यहाँ पे जी हो गया, बस और कुछ फर्क नहीं। अगला देखिए, ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया, जी का मान जो होता है 9.8 होता है, कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया होता है, नहीं दिया होता है तो उसे मान लिया जाता है 9.8, नहीं तो आपको जी का वैल्यू जो होता है 10 भी दिया होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, गति का ग्राफी प्रदर्शन। देखिए किसी गतिमान वस्तु की गति के विशेषण के लिए दूरी, समय विस्थापन समय या वेग समय के मध्य ग्राफ खींचकर गतिमान वस्तु की स्थितियां किसी भी क्षण ज्ञात की जा सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, आप ग्राफ दे देगा उसमें पूछेगा। अभी ये दूरी समय का ग्राफ देखना है, तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष पर व्यक्त किया जाता है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल जानने के लिए करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, जैसे एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती है, ये सरल रेखा कहलाती है। ये इस तरीके से ये बनाया, ठीक है, ये समय, ये दूरी और ये आपका एक समान चाल होगी। अभी क्या असमान चाल क्या होगी, तो इस तरीके से एक कर्व बना के जो चलेगी, ठीक है। तो असमान चाल में गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी जो एग्जैक्ट लाइन होती है अथवा कोई वक्र होता है, ठीक है। अगला देखिए, इस तरीके से ये जिगजैग भी हो सकता है, इस तरीके। अभी के विरामावस्था में क्या है, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो, इस तरीके से, और ये आपको डायग्राम दे देगा, पूछेगा कि ये किस तरीके की गति या दूरी किस दूरी ग्राफ का है, कौन सा ग्राफ है। अब देखिए वेग समय ग्राफ, और ये भी टेट में बहुत पूछा गया है, सी टेट में तो बहुत ही पूछा जाता है। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन को वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ द्वारा व्यक्त करते हैं। ग्राफ में एक्स अक्ष पर समय जो एक्स अक्ष पे है और वाई अक्ष पर आपका वेग। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है, देखिए इस तरीके से। एक समान त्वरित गति देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। जब किसी वस्तु की गति में असमान त्वरण होता है तब उसका वेग अनियमित रूप से बदलता है, तब वेग समय ग्राफ एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है, जिस तरीके से दिखाया गया। अभी की असमान त्वरित गति क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की स्थिति में वेग समय ग्राफ जो होता है टेढ़ी मेढ़ी आकृति में बना होता है, इस तरीके से। तो देखिए अगला, वेग समय ग्राफ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गतिमान वस्तु का विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। वेग समय ग्राफ का ढाल गतिमान वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है। यदि ग्राफ का ढाल यानी स्लोप जो है धनात्मक है तो त्वरण भी धनात्मक होगा, यदि ग्राफ का ढाल ऋणात्मक है तो त्वरण भी ऋणात्मक होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, वेग समय ग्राफ के विस्थापन का निर्धारण करते हैं। तो किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन उसके वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ ए भी प्राप्त होता है। समय इस पर T1 T2 हो गया, वस्तु का वेग भी हो गया। वेग समय ग्राफ पर जो संगत बिंदु है C और D, इस तरीके से आप देख सकते हैं, बनाएगा देख रहे हैं। नेक्स्ट विस्थापन ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करना, तो समांतराल T2 माइनस T1 हो गया, जो EF है, वेग V हो गया। वस्तु का विस्थापन क्या होता है, वेग इंटू समांतराल, तो V इंटू T2 माइनस T1, इस तरीके से। अतः वस्तु का जो विस्थापन है वेग समय ग्राफ जो समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल ही का विस्थापन है। नेक्स्ट देखिए, अपेक्षिक वेग, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन, जो स्थिति में परिवर्तन की दर है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति सापेक्ष वेग अथवा अपेक्षिक वेग कहते हैं। तरीके से रेलगाड़ी ए बी के वेग हैं VA VB,
रेडियो की दिशा एक समान है, तब देखिए v इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस वी ए। इस तरीके से यदि रेलगाड़ी ए बी एक दूसरे के विपरीत है तो जो वेग होगा, सापेक्ष वेग, वो वी प्लस वी टू हो जाएगा, वी ए प्लस वी टू। अगर सापेक्ष गति मतलब विपरीत और ये एक समान है तो माइनस में हो जाएगा, इसका विपरीत है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एक समतल में गति, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा जब ट्रेनें आती हैं उस तरीके से, उसमें क्वेश्चन होते हैं रेलगाड़ी वाले। देखिए, एक समतल में गति, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो तो वस्तु के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों ही समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तब वस्तु वक्र पर गति करती है, तब इस प्रकार की गति को समतलीय गति यानी मोशन इन प्लेन या द्विविमीय गति डायमेंशनल मोशन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति आदि। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेप गति क्या है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल अथवा इसके समीप किसी बिंदु से किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत एक वक्र पथ की अनुदिश गति करती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा। ठीक है, ये अगर इसका अनुपात लेंगे तो tan भी बनेगा। जब वस्तु को फेंका जाता है तो उसे प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ऐसा प्रक्षेप्य फुटबॉल, क्रिकेट गेंद, तोप का गोला आदि हो सकता है। वस्तु प्रक्षेप गति के अंतर्गत जिस पथ का अनुसरण करती है उसे प्रक्षेप पथ यानी प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। वस्तु का प्रक्षेप पथ परवलयाकार यानी पैराबोलिक होता है और यह निम्न कारणों पर निर्भर करता है। देखिए, प्रक्षेप का उड्डयन काल बहुत हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। वस्तु को प्रक्षेपित करके तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौटने वाले आने वाले जो मध्य जो समय लगता है उसको प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, इस तरीके से अगला देखिए, प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप गति के दौरान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। तो यह इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अभी के परास देखते हैं, बहुत पूछा, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रक्षेप का परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। वस्तु अपने उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है उसे वस्तु का क्षैतिज परास अथवा प्रक्षेप का परास कहते हैं। आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखते हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करती है तो इस गति को वृत्तीय यानी सर्कुलर मोशन कहते हैं। यदि वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है तब इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी की गति पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता है। अगला देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तो इसकी गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती है। वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए वृत्तीय पथ में गति एक त्वरित गति है। इस तरीके से v इक्वल टू 2πr/t होता है वस्तु का जब वेग निकालेंगे इसमें। अगला देखिए, क्योंकि 2πr जो होता है उसका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, उसका परिधि होता है। अगला देखिए, वृत्तीय गति से संबंधित कुछ दिए गए पद, जैसे आवर्तकाल। वृत्तीय गति में कोई कण वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उस कण का आवर्तकाल कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। आवृत्ति क्या है? वृत्तीय गति में कोई कण वृत्तीय पथ पर एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है वह कण की आवृत्ति कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है। कोणीय विस्थापन, एक समान वृत्तीय गति करते हुए वस्तु के त्रिज्य सदिश द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित यानी किया गया कोण जो होता है उस वस्तु का कोणीय विस्थापन यानी डेल्टा थीटा कहलाता है। तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इक्वल हो गया विस्थापन अपॉन त्रिज्या। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। अगला देखिए, कोणीय वेग क्या होता है? एंगुलरिटी जो एंगुलर वेलोसिटी होता है। वृत्तीय गति में किसी वस्तु की समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा बोलते हैं। इसे ओमेगा इक्वल होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कोणीय त्वरण क्या होगा? तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण यानी इसका मात्रा जो होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये कोणीय वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। अगला देखते हैं, इसलिए कोणीय वेग की दिशा बदलने के अनुसार सामान्यतः इसकी दिशा वृत्त की परिधि के अनुदिश मानी जाती है। तो ये कोणीय त्वरण होगा, ये कोणीय वेग अपॉन समांतराल हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा अपॉन डेल्टा टी।
अभिकेंद्रीय त्वरण यानी सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है, जब कोई कण एक समान गति करता है तब कण के वेग का परिमाण मैग्नीट्यूड नियत रहता है, लेकिन इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण वेग की लंबवत दिशा में एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसका व्यंजन निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है A = v²/r होता है। ठीक है, अब कुछ अलग के फैक्ट हैं जो तमिलनाडु बोर्ड वगैरह है इसके, तो उन्हें देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह देखते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, विस्थापन दूरी के बराबर तब होता है जब वस्तु द्वारा सरल रेखा पर गतिशील और अपनी दिशा नहीं बदलती है। तो विस्थापन और दूरी एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि एक सरल रेखा में होगा तो उन दोनों की दूरी भी सेम होगी और विस्थापन भी सेम होगा। अगर ये सर्कुलर मोशन होगा तो इसमें दोनों में अंतर आ जाएगा। तो देखिए, क्षणिक चाल क्षणिक वेग का परिमाण बताती है, लेकिन औसत चाल औसत वेग का परिमाण नहीं बताती है। नेक्स्ट है औसत वेग औसत चाल से कम या उससे बराबर हो सकता है, पहले ही बताया इसमें। औसत वेग 0 हो सकता है, लेकिन औसत चाल 0 नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। औसत चाल 0 नहीं हो सकती है। असमान गति के लिए त्वरण 0 नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि ग्राफ की रेखा एक सरल रेखा है जो x और y अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो गति सरल रेखीय गति और दूरी विस्थापन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील है तो अधिकतम विस्थापन वृत्तीय पथ के व्यास के बराबर होता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ बढ़ती है। देखिए, ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बल्था न्यूटन के गति विषयक नियम देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।